हेलो एंड वेलकम टू सिंपल सोल्यूशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का ये लेक्चर प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन पर है। प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन को परफॉर्म करने के लिए एक मेजर टेक्निक है, एक वाइडली यूज्ड मेथड है जिसका नाम है अल्कलाइन लिसिस मेथड। आज हम उसी मेथड पर डिस्कशन करेंगे, ये जानेंगे कि उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है या उस मेथड में यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो टेक्निक डिस्कस की थी वो बेसिकली फोकस करती थी कि आप किसी सेल से जीनोमिक डीएनए को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये जो मेथड होता है ये प्लाज्मिड डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए होता है, विच इज सेपरेट फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो इस मेथड में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो किस तरीके से इस मेथड में सपोर्ट करते हैं कि जीनोमिक डीएनए ना मिलकर हमें प्लाज्मिड डीएनए ऑब्टेन होता है, वही चीज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो जिस टेक्निक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है अल्कलाइन लिसिस मेथड। अल्कलाइन लिसिस मेथड। ओके, इस मेथड का इस्तेमाल करके हम प्लाज्मिड डीएनए को एफिशिएंटली ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लाज्मिड डीएनए। अब प्लाज्मिड डीएनए के बारे में अगर हम मोटी मोटी बात करें तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो क्रोमोसोमल डीएनए आपका जीनोमिक डीएनए होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मींस अपार्ट फ्रॉम योर क्रोमोसोमल डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा। ओके, एंड ये एक ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग बॉडी है। ओके, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन कर सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ओके, सो जैसा कि ये मेथड के नाम में ही सजेस्ट कर रहा है अल्कलाइन लिसिस। ओके, सो लिसिस वर्ड हमने पहले भी डिस्कस कर रखा लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि लिसिस का मतलब हो गया सेल को ब्रेक करना। ओके, यहां पर हम अल्कलाइन मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। बस इस अल्कलाइन मीडियम से हम सिर्फ सेल को ब्रेक नहीं करेंगे बल्कि इस अल्कलाइन मीडियम का इस्तेमाल करके हम अपने जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर उसमें भी चेंजेस क्रिएट करते हैं, सो दैट हम जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को एक दूसरे से अलग कर सकें। तभी इस प्रोसेस के एंड पर हमें प्लाज्मिड डीएनए मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा एम प्लाज्मिड डीएनए ऑब्टेन करने का है और अगर हमारे फाइनल सैंपल में जीनोमिक डीएनए भी आ रहा है तो वहां पर वो उसे एक कंटामिनेशन की तरह कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं। ऑल्दो इट इज अ गुड थिंग, बट इस प्रोसेस के हिसाब से वो नहीं चाहिए, हमें प्लाज्मिड चाहिए। सो इस प्रोसेस को इस तरीके से कैरी किया जाए कि जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड डीएनए से अलग हो जाए, जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों ही सेम कॉम्पोजिशन को कैरी करते हैं, दोनों ही डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दोनों ही सेम कॉम्पोजिशन को कैरी करते हैं। एक डिफरेंस ये होता है, क्या चीज, जो डिफरेंसेस होते हैं वो ये होता है कि जो आपका जीनोमिक डीएनए है, ओके, एंड आपका वो प्लाज्मिड डीएनए होगा, तो जीनोमिक डीएनए की साइज बहुत बड़ी होगी। ओके, और प्लाज्मिड डीएनए को अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मिड डीएनए जीनोमिक डीएनए के कंपैरिजन में स्मॉल होगा, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो स्मॉल होगा। ओके, दूसरी चीज, जो आपका जीनोमिक डीएनए होगा वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। ओके, एंड जो प्लाज्मिड डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इनके बीच में, लेकिन कॉम्पोजिशन की बात करें तो दोनों ही क्या है, ये दोनों ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं। ये दोनों ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो जब ये इतना दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है, ये डिफरेंस इनके बीच में, तो इस प्रोसेस में हम ऐसा क्या डिफरेंस और क्रिएट कर सकें कि ये सेपरेट आउट हो जाए और हमें फाइनल रिजल्ट में सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए मिले। ओके, सो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं इस टेक्निक में यूज होने वाले केमिकल एजेंट्स से,
जो भी सॉल्यूशंस या जो भी केमिकल्स हम इस प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रोसेस में ऐसा रोल प्ले करते हैं कि हम आसानी से जीनोमिक डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। सो हम बारी बारी से उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, तो उनका रोल और प्रिंसिपल साथ में साइमल्टेनियसली डिस्कस हो जाएगा। ओके इस प्रोसेस में सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला जो सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सस्पेंशन बफर। सस्पेंशन बफर इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन सस्पेंशन बफर कहलाता है। अब इस सस्पेंशन बफर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? इसमें प्रेजेंट होता है 50 मिलीमोलर ग्लूकोज, 25 मिलीमोलर ट्रिस, 10 मिलीमोलर EDTA, और इस सॉल्यूशन का जो हम pH रखते हैं वो 8 पे रखते हैं। ओके, बेसिक, स्लाइटली बेसिक। सो सस्पेंशन बफर जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, तो सस्पेंशन बफर का काम होता है कि जो भी आपका इंटरेस्ट का मटेरियल है, जैसे बैक्टीरियल सेल्स हैं आपके पास, तो उन बैक्टीरियल सेल्स को सबसे पहले आप अपने जहां से भी आपने ऑब्टेन किया है, जो भी आपने लिक्विड मीडियम से ऑब्टेन किया है, तो आप लिक्विड मीडियम से पहले उसको सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से, फिर उन सेल्स के ऊपर आप ये सस्पेंशन बफर ऐड कर देंगे। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास ट्यूब है, ओके, इस ट्यूब में हमारे सेल्स हैं, ये हमारे बैक्टीरियल सेल्स हैं। इन बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला स्टेप, बैक्टीरियल सेल्स हैं सिर्फ, मतलब मीडियम रिमूव हो चुका है। ओके, सो इसके ऊपर सबसे पहले हमने सस्पेंशन बफर ऐड किया। सबसे पहला स्टेप सस्पेंशन बफर ऐड कर दिया। ओके, अब इस सस्पेंशन बफर का मेन मकसद क्या है कि इन बैक्टीरियल सेल्स को एक मीडियम प्रोवाइड करना, सो दैट हम इन बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर लिसिस अटैक अप्लाई कर सकें। ओके, अगर हमें इन्हें ब्रेक करना है, जैसे कि अगर हम बैक्टीरियल सेल्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो छोटे छोटे सेल्स हैं, तो जाहिर सी बात है हम इसे क्रश या ग्राइंड नहीं कर सकते हैं, हम इन पे वॉर्टेक्स अप्लाई कर सकते हैं, विगरस मिक्सिंग, एजिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन्हें एक मीडियम में सस्पेंड करना पड़ेगा, और कंडीशन क्या होती है कि जिस मीडियम में आप उसे सस्पेंड करेंगे उस मीडियम में वो एजेंट्स जरूर होने चाहिए जो आपके मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डीएनए और दी प्लाज्मिड डीएनए की इंटीग्रिटी को सही सलामत रखें। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर EDTA प्रेजेंट है, जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है, जो कि आपके डीएनए की इंटीग्रिटी को बरकरार रखेगा। ओके, डाइवेलेंट कैटायंस को चिलेट करेगा ताकि डीएनए की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जा सके। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ओके, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ योर मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अभी तो फिलहाल जब ये सेल टूटेगा तो जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए सब बाहर निकलेंगे और EDTA सबको प्रोटेक्ट करके रखेगा, चाहे वो प्लाज्मिड डीएनए हो चाहे जीनोमिक डीएनए हो। देन देयर इज ट्रिस, तो ये क्या करेगा? एक बफरिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो वो वहां पर pH को मेंटेन करके रखेगा, pH को स्टेबल रखेगा। ओके, सो तो ये आपका हो गया चिलेटिंग एजेंट, एंड ये हमारा बफर, ओके, बफरिंग एजेंट। ओके, ये जो ग्लूकोज होता है ये इस पर्टिकुलर मीडियम का ऑस्मोटिकम मेंटेन करके रखता है। ओके, सो दैट आपके जो सेल्स हैं वो बर्स्ट ना करें, क्योंकि अगर सेल बर्स्ट आउट करेगा तो उससे क्या दिक्कत आएगी? जो अंदर के कंटेंट होगा, जो भी सेल के अंदर का मटेरियल है, यानी कि आपका प्लाज्मिड डीएनए और जीनोमिक डीएनए, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सेल को बर्स्ट आउट करने से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि लिसिस में हमें फ्रिक्शन से उसको टीयर अपार्ट करना है,
फटना नहीं है, ठीक है ना, जैसे मतलब बर्स्ट करना मतलब फट जाएगा सेल, तो जाहिर सी बात है अंदर के कंटेंट भी डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकलेगा। लेकिन जब आप उसको बैक्टीरियल सेल्स को जब लिसिस परफॉर्म करते हो, फ्रिक्शन क्रिएट करते हो सेरामिक बीड्स या ग्लास बीड्स का इस्तेमाल करके वर्टेक्स इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो उस कंडीशन में वो टीयर अपार्ट होता है। ओके, तो अंदर का कंटेंट डिस्ट्रॉय होकर बाहर नहीं निकलता है। ओके, तो उसके लिए ग्लूकोज की जरूरत है। तो हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल्स लिया, सस्पेंशन बफर ऐड किया, सस्पेंशन बफर ऐड करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, वर्टेक्स कर सकते हो। वर्टेक्स कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, लिसिस हो जाएगी सेल्स की। ओके, सेल्स की लिसिस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आपका जो भी ट्यूब है, अब इस ट्यूब में सारा कंटेंट रिलीज हो चुका है। ओके, ये सेल्स ब्रेक किए, ये सेल्स ब्रेक करने से जितना भी मटेरियल है सब इस मीडियम में सस्पेंड हो गया। अब इस मीडियम में क्योंकि ट्रिस और ईडीटीए है तो जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए दोनों की ही इंटीग्रिटी को वो सेफ रखेगा। तो ये सेफ्टी एनवायरनमेंट हमें पहले देना जरूरी है। तो सस्पेंशन बफर सेफ्टी एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, एक मीडियम की तरह भी एक्ट कर रहा है जिसकी मदद से हम अपने सेल्स को इजीली ब्रेक कर सके या उनको लाइस कर सकें। ओके, तो ये हो गया पहले बफर का फंक्शन जो कि हम प्लाज्मिक डीएनए आइसोलेशन के अल्कलाइन लिसिस मेथड में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें ये पता है कि ये जो मीडियम हमारे पास है इसमें जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट है और प्लाज्मिक डीएनए भी प्रेजेंट है और दोनों ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की तरह यहां पर प्रेजेंट है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद सेकेंड सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, जो सेकेंड सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है लिसिस बफर। ओके, अब इस पर्टिकुलर लिसिस बफर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है 0.2 नॉर्मल का सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1% का SDS। ओके, दैट इज सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ये दो एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 में। ओके, अब इसको लिसिस का नाम दिया गया है SDS की वजह से। SDS सोडियम डोडेसाइल सल्फेट क्या करेगा, प्रोटीन को डीनेचर करेगा। ओके, ये एक प्रोटीन डीनेचुरेंट है। ओके, सो ये प्रोटीन को डीनेचर करेगा, प्रोटीन डीनेचर होगी तो सेल की लिसिस और प्रमोट होगी और बेहतर तरीके से हो पाएगी, क्योंकि जब आप प्रोटीन को डीनेचर करोगे तो जो इंटैक्टेबिलिटी होगी, जहां भी मेम्ब्रेन्स में कहीं पर भी अगर अभी भी वो वर्टेक्स से जो भी चीजें अगर बची कुची होगी तो वो उनको और अच्छे तरीके से ब्रेक कर सकेगा। ओके, एंड देन यहां पर मेन रोल आता है इसका, ये अल्कलाइन एजेंट, और इसी मेन एजेंट की वजह से इस मेथड का नाम अल्कलाइन लिसिस मेथड पड़ा है। ओके, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसका क्या फंक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन 0.2 नॉर्मल का कंसंट्रेशन, ये इस पर्टिकुलर मीडियम का पीएच और इंक्रीज कर देगा। अगर अभी हमने लास्ट क्या डिस्कस किया, सस्पेंशन बफर जिसका पीएच ऑलरेडी 8 था। ओके, पीएच 8 का सॉल्यूशन हमने यूज किया क्योंकि इसमें ट्रिस और ईडीटीए जो है वो पीएच 8 पे प्रिपेयर किया जाता है, पीएच 8 का सॉल्यूशन उसका बनाया जाता है। ओके, सो जब आप उसमें NaOH ऐड कर देंगे तो अल्कलिनिटी जो होगी इस पर्टिकुलर मीडियम की वो और बढ़ जाएगी। इस मीडियम में जहां पर अभी इस पर्टिकुलर ट्यूब में क्या है, हमारा डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए दोनों यहां पे प्रेजेंट हैं। ओके, अब इसी में जैसे ही हम सॉल्यूशन 2 और लिसिस बफर ऐड करेंगे जिसमें NaOH प्रेजेंट है, तो अल्कलाइन जो होगा, अल्कलिनिटी जो होगी वो और बढ़ जाएगी, पीएच और इंक्रीज कर जाएगा, और उस हाई अल्कलिनिटी की वजह से, ज्यादा पीएच होने की वजह से क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होगा वो अपने
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट की वजह से लिसिस और बेहतर हो पाएगी, प्रोटीन डीनेचर होगा, इंटैक्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, सेल और अच्छे से कोलैप्स होकर पाएंगे। मतलब कि आपका जो जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए वो दोनों और अच्छे से एक्सपोज हो पाएंगे। ठीक, फिर NaOH की वजह से इस मीडियम का pH और बढ़ जाएगा, एल्कलिनिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक चीज है यहां पर ध्यान रखने वाली कि सोल्यूशन 2 का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम ज्यादा देर के लिए नहीं देते हैं। मतलब कि जब हमने सस्पेंशन बफर डाला जो कि सोल्यूशन 1 था, ओके, जब हमने सस्पेंशन बफर डाला तो उसके बाद हम सेरामिक बीड्स यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वर्टेक्स की टाइमिंग और बढ़ेगी। अगर आप सेरामिक बीड्स यूज कर रहे हो तो आप 5-6 मिनट्स उसको वर्टेक्स कर लेंगे अच्छे से, तो अब सफिशिएंट है उतना कि हाँ सेल अब रप्चर हो चुका होगा। ओके, लेकिन जब आप सोल्यूशन 2 ऐड करते हो तो आप ऐसे ज्यादा 5-6 मिनट्स के लिए नहीं रखते हो। ओके, सोल्यूशन 2 ऐड करने के लिए आप विदिन 1 to 2 मिनट्स आप नेक्स्ट स्टेप पे तुरंत मूव करेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप ये अल्कलाइन ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक देंगे तो ये डैमेज की तरह कन्वर्ट हो सकता है। अभी तो सिर्फ ये डीनेचर किया डीएनए को, इसने डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके। अगर आप अल्कलाइन ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सपोज करके रखेंगे तो वो इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को और डिग्रेड करने लगेगा। ओके, सो इस वजह से सोल्यूशन 2 ऐड करने के बाद हम विदिन 1 to 2 मिनट्स अगले स्टेप पर मूव कर जाते हैं। ओके, सो ये है इस सोल्यूशन 2 में यूज होने वाले दोनों कंपोनेंट का काम। तो अब अगर हमने सोल्यूशन 2 इसमें ऐड किया तो क्या आउटकम हमें यहां पर, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे ही हमें ये मिला, लिसिस करके हमें ये ट्यूब मिला, अब इसी ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया, लिसिस बफर ऐड कर दिया। लिसिस बफर यानी कि हमारा सोल्यूशन नंबर 2 ऐड किया। तो अब हम अगर इसको देखेंगे तो इस ट्यूब में पहले क्या क्या चीजें थी, पहले हमारे इस ट्यूब में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ओके, दोनों ही थे, जीनोमिक भी था और प्लाज्मिड भी था। ओके, अब सोल्यूशन 2 के एक्शन की वजह से ये जो ट्यूब हमारे पास अब मिला है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। ओके, जीनोमिक डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है और आपका प्लाज्मिड डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है। ओके, तो यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अभी हमें मिल चुका है। ओके, कब, सोल्यूशन 2 के ट्रीटमेंट के बाद हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल चुका है। अब जैसा कि अभी हमने यहां पर ही देख लिया कि क्योंकि एल्कलिनिटी बढ़ी थी, क्योंकि पीएच ज्यादा किया गया था, तब डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ। मतलब कि ये वाइस वर्सा हो सकता है, अगर हम पीएच को लोअर डाउन कर दें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वापस से रीनेचर करेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर पीएच को बढ़ाने से आपका एक ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो था वो अभी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ है, कब, जब पीएच को हमने बहुत बढ़ा दिया था। ठीक, तो अब अगर हम पीएच को डिक्रीज कर दें तो ये वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब कि रीनैचुरेशन होने लगेगा अगर हम पीएच को लोअर डाउन कर दे तो। ठीक, वही काम होता है आगे नेक्स्ट स्टेप पे यूज होने वाले सोल्यूशन का, सोल्यूशन 3, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन बफर भी कहते हैं। ओके, सो अब इसके बाद हम अपने ट्यूब में, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि विदिन 1 to 2 मिनट हम इस ट्यूब में सोल्यूशन 3 का ट्रीटमेंट कर देंगे। ओके, सो सोल्यूशन 3 में ऐसा क्या होता है और वो किस तरीके से फर्दर स्टेप में हेल्प करता है, लेट्स सी। सो थर्ड इज दी, इसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन बफर।
न्यूट्रलाइजेशन बफर। ओके, इस न्यूट्रलाइजेशन बफर में प्रेजेंट होती है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 11.5 ml। ओके, इसमें एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। तो यहाँ पर हम ये जब यूज करते हैं प्रैक्टिकली तो 5 मोलर का सोल्यूशन बनाते हैं पोटेशियम एसीटेट का, उससे हम 60 ml यूज करते हैं। एंड इसको हम वॉल्यूम मेकअप करते हैं, तो वॉल्यूम मेकअप टू 100 ml, वॉल्यूम मेकअप टू 100 ml। सो अगर आपको टोटल 100 ml का न्यूट्रलाइजेशन बफर बनाना है तो उसमें आप 60 ml पोर्शन लेंगे पोटेशियम एसीटेट का, जिसका कंसंट्रेशन 5 मोलर का होना चाहिए, और उसमें 11.5 ml आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल ऐड करेंगे, एंड जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा उसे आप डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 200 ml, ओके, विथ डिस्टिल्ड वाटर। ओके, अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां पर एक एसिड है, तो अगर हमने बेस की हेल्प से पीएच को बढ़ाया था, ओके, बहुत हाई कर दिया था, तो ऑब्वियसली ये एसिड जैसे ही जाएगी तो ये पीएच को लोअर डाउन करने लगेगी, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन बफर रखा गया है। ओके, पीएच घटने लगेगा, तो अगर पीएच बढ़ने पर डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ था, तो पीएच अगर घटेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अब रीनेचर करने लगेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने लगेगा। अब सबसे शुरू में याद कीजिए, हमने एक डिफरेंस नोट किया था। वो डिफरेंस क्या था कि दोनों डीएनए की साइज में बहुत बड़ा फर्क होता है, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए की साइज में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक, तो अगर ऐसे देखा जाए तो जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड से, मतलब हम सेपरेटली एसिड तो नहीं डाल रहे, हम ये सॉल्यूशन पूरा ये जो मिक्सचर है वो डालेंगे, लेकिन जैसे एसिटिक एसिड उसमें अप्लाई हुई, मतलब पीएच लोअर डाउन होने लगा, तो प्लाज्मिक डीएनए क्योंकि बहुत छोटा है साइज में, वो फट से रीनेचर कर जाएगा, उसको रीनेचर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत रीनेचर करेगा और डबल स्टैंडर्ड रूप अपना एक्वायर कर लेगा। जीनोमिक डीएनए जो कि प्लाज्मिक डीएनए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, उसे रीनेचुरेशन में बहुत वक्त लगेगा। ओके, एंड यही चीज होती है कि यही डिफरेंस है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जो प्लाज्मिक डीएनए है वो छोटा है, पीएच जैसे ही लोअर डाउन हुआ वो रीनेचुरेशन स्टार्ट करेगा, और जीनोमिक डीएनए के कंपैरिजन में वो बहुत जल्दी रीनेचर कर जाएगा, और जैसे ही प्लाज्मिक डीएनए अपने सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो सोल्यूबलाइज हो जाता है। ओके, मींस सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की ज्यादा होती है कंपेयर टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जैसे ही प्लाज्मिक डीएनए जैसे ही प्लाज्मिक डीएनए रीनेचर करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा, वो तुरंत सॉल्युबलाइज हो जाएगा सॉल्यूशन में। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक और कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब इसका क्या फंक्शन है ये पता चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में जीनोमिक डीएनए अलग कैसे होने वाला है। ये जो पोटेशियम एसीटेट है ये एक प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा। अभी जब हमने पहले वाले स्टेप में लिसिस की, उसके बाद सेकेंड स्टेप में जब हमने लिसिस बफर ये ऐड किया है, ये लिसिस हमने मैकेनिकल लिसिस की है वर्टेक्स मिक्सचर का इस्तेमाल करके। इस लिसिस में हमने सोडियम डोडेसाइल सल्फेट डिटर्जेंट इस्तेमाल किया था। ओके, सो उस डिटर्जेंट से क्या हुआ, प्रोटीन डीनेचर हुई है। तो अब इस डिटर्जेंट के ट्रीटमेंट तक क्या हो चुका होगा, पूरे सोल्यूशन में प्रोटीन ऐसे फैली हुई होगी, स्कैटर्ड होगी, वो सोल्यूबलाइज्ड हो चुकी होगी। उसी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करने में हेल्प करेगा पोटेशियम एसीटेट। तो जाहिर सी बात है जब प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट होगी तो वो क्या करेगी, नीचे की तरफ सेटल होने लगेगी, क्योंकि वो एक सॉलिड मास क्रिएट करेगी। सॉलिड मास क्रिएट होगा तो वो नीचे की तरफ सेटल होगी। अब हमने एसिड और पोटेशियम एसीटेट बारी बारी से तो नहीं ऐड किया, हमने तो न्यूट्रलाइजेशन बफर नाम का एक सोल्यूशन बनाया जिसमें ये दोनों साथ में है, और हमने साथ में ही ट्यूब में ऐड कर दिया। मतलब कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, आपका डीएनए रीनेचर भी कर रहा है और वहीं प्रोटीन प्रेसिपिटेट भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन भी प्रेसिपिटेट हो रही है और वो भी रीनेचर कर रहा है। तो जो
जल्दी से रीनेचर कर जाएगा, वो प्रोटीन के साथ एक्यूमुलेट नहीं होगा। ओके, आपका प्लाज्मिक डीएनए तुरंत रीनेचर करके अपने आप को सोल्यूबलाइज करके अलग कर लेता है, और जिनोमिक डीएनए क्योंकि बहुत बड़ा होता है साइज में, तो वो रीनेचर नहीं कर पाता जल्दी। ओके, तो उसको रीनेचुरेशन में टाइम लगता है, वो डबल स्टैंडर्ड रूप नहीं एक्वायर कर पाता है, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड रहता है और वो इनसोल्यूबल रहता है एज कंपेयर टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इस वजह से वो प्रोटीन प्रेसिपिटेट होती रहती है, उसी के साथ वो एक्यूमुलेट होके सेटल डाउन हो जाता है। इसी वजह से जो लिक्विड पोर्शन हमें ऊपर मिलेगी उसमें प्लाज्मिक डीएनए आया होगा, और जो जीनोमिक डीएनए होगा वो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन मास के साथ नीचे सेटल हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये हमारा ट्यूब है जिसमें ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ट्यूब में हमने न्यूट्रलाइजेशन बफर ऐड कर दिया। न्यूट्रलाइजेशन बफर ऐड कर दिया। ओके, इस न्यूट्रलाइजेशन बफर की वजह से क्या हुआ, दो चीजें एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमारा ये जो ट्यूब है हमारे पास, ओके, इस ट्यूब के अंदर दो चीजें एक साथ हो रही हैं। वो क्या क्या है, रीनैचुरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहां पर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने लगेगा। ओके, और दूसरी चीज क्या हो रही है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रोटीन कहां से आई, वही प्रोटीन जो सेल के लिसिस के बाद स्कैटर हुई है, सॉल्यूशन में सस्पेंस सोल्यूबलाइज थी या सस्पेंडेड थी। ओके, तो वो प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर रही है और ये रीनेचर कर रहा है। ठीक, अब यहां पर मैंने क्या बताया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्यूबल होता है। ओके, तो इस स्टेप से पहले दोनों लोग सिंगल स्टैंडर्ड थे, दोनों लोग इन द सेंस जीनोमिक डीएनए एंड प्लाज्मिक डीएनए दोनों सिंगल स्टैंडर्ड थे। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन बफर का एक्शन आया, अब ये दोनों रीनेचर करना स्टार्ट करने लगेंगे क्योंकि पीएच घटा। लेकिन प्लाज्मिक डीएनए छोटा होता है साइज में, इस वजह से वो बहुत जल्दी रीनेचर कर जाएगा और सॉल्यूबलाइज हो जाएगा। ठीक, और जो आपका जीनोमिक डीएनए होगा वो क्या करेगा, वो उतनी जल्दी रीनेचर कर नहीं पाएगा, और उसी के साथ साथ प्रोटीन भी खुद ढेर सारी प्रोटीन का भी प्रेसिपिटेशन बहुत रैपिडली होने लगेगा। तो जब प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन रैपिडली होता रहेगा, तो क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड जीनोमिक डीएनए पड़ा हुआ है तो वो भी अभी पार्शियली सॉल्यूबल है, या बोल सकते हैं डबल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में तो कम सॉल्यूबल है, तो वो भी प्रोटीन के प्रेसिपिटेट के साथ नीचे सेटल हो जाएगा। तो यहां पर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और इस प्रेसिपिटेटेड मास में प्रोटीन के साथ साथ यहीं पर हमारा जीनोमिक डीएनए भी आ जाएगा। ठीक, तो ये जो मास क्रिएट होता है ये, और यहां पर जो लिक्विड होगी, ओके, ये जो लिक्विड होगी, इस लिक्विड में हमारा प्लाज्मिक डीएनए प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिक डीएनए। ओके, जो यहां पर सॉल्यूबल पड़ा हुआ है। क्यों सॉल्यूबलाइज हो गया वो, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो छोटे साइज का था। जीनोमिक डीएनए क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो बड़ी साइज का है तो उसको टाइम नहीं मिला। ओके, मतलब उसके वो भी हो जाता, कब हो जाता, अगर ये वाला काम नहीं होता रहता, मतलब पोटेशियम एसीटेट अगर नहीं होता तो प्रोटीन नहीं होती वहां, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन नहीं होता रहता, तो जीनोमिक डीएनए भी आराम से टाइम लेता, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो जाता प्रेसिपिटेट, अब वो भी रीनेचर कर जाता और वो भी सॉल्यूबलाइज हो जाता। लेकिन प्रोटीन प्रेसिपिटेट बनने लगा तो उसने उसके रीनेचुरेशन को प्रिवेंट कर दिया, तो जो जल्दी कर गया रीनेचर वो तुरंत सॉल्यूबलाइज हो गया, ऊपर आ गया, और जो नहीं तो वो जीनोमिक डीएनए नीचे सेटल हो जाता है। तो ये है वो मेन स्टेप जहां पर हम जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए को एक दूसरे से अलग कर पाते हैं। अब ये जो हमारा सोल्यूशन हमें यहाँ मिला है, इसमें प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठा हुआ है। हालांकि वो इतना अच्छे से सेटल नहीं होता है कि हम लिक्विड को ऐसे ही निकाल लें, हमें सेंट्रीफ्यूज की मदद लेनी पड़ेगी ताकि प्रेसिपिटेट अच्छे से नीचे सेटल हो जाए और हम इस लिक्विड पोर्शन को अलग कर सकें, या इस पोर्शन को हम फ्रेश ट्यूब में कलेक्ट कर सकें। ओके, सो ये है मेन फंक्शन, जो भी कंपोनेंट्स इस प्रोसेस में यूज होते हैं, ये मेन पोर्शंस हैं। ठीक है, सोल्यूशन 1, 2, 3
ये मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स, वो हर मेथड में अप्लाई होते हैं। ओके, उनके बारे में मैं ब्रीफ दे दूंगा, उनके बारे में डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके, सो ये पोर्शन हमें यहाँ पर मिलती है जिसकी वजह से हम प्लाज्मिक डीएनए को ऑब्टेन कर पाते हैं और जीनोमिक डीएनए का कंटामिनेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये पोर्शन यहाँ पर फुलफिल होती है। ओके, सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे और इन्हीं तीनों सॉल्यूशंस के पूरे फंक्शन या इन्हीं तीनों सॉल्यूशंस के वजह से ही इस मेथड का नाम अल्कलाइन लिसिस मेथड रखा गया है। ओके, अब जो ये जो ट्यूब हमें मिला हुआ है यहाँ पर, अब इस ट्यूब को हम क्या कर सकते हैं, इस ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। ओके, इस ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नीचे एक पूरा पैलेट मिलेगा। ओके, ये पैलेट होगा प्रोटीन का, प्रोटीन पैलेट। ओके, और यहीं पर क्या होगा, हमारा जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होगा, जीनोमिक डीएनए इसी प्रोटीन पैलेट के साथ। और ये जो लिक्विड हमें यहाँ मिलेगी, ये जो हमें लिक्विड लेयर मिलेगा, ये क्या होगा, इस लिक्विड लेयर को हम लोग फ्रेश ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा प्लाज्मिक डीएनए होगा। ओके, प्लाज्मिक डीएनए ये हो गया हमारा प्लाज्मिक डीएनए का लेयर। अब ये सिर्फ प्लाज्मिक डीएनए हमें नहीं मिला है, इसके साथ और भी इंप्योरिटीज अभी होंगी, क्योंकि जब हमने सोल्यूशन 3 ऐड किया तो उसमें सिर्फ पोटेशियम एसीटेट था, उसका काम था प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट कर लेना। ओके, अब उसने उस ड्यूरेशन में जितनी प्रोटीन प्रेसिपिटेट की, मतलब जितनी इन द सेंस मैक्सिमम प्रोटीन उसने प्रेसिपिटेट आउट कर ली, तो प्रोटीन इंप्योरिटी तो चलो पैलेट के फॉर्म में आई तो हमने रिमूव कर दी, लेकिन अभी भी बहुत सारी सॉल्यूबल इंप्योरिटीज हैं जो कि अभी भी इस सोल्यूशन में प्रेजेंट होगी। तो इसीलिए इसके आगे हम सेपरेशन के लिए फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम जीनोमिक डीएनए में भी करते हैं। ओके, ताकि हम प्लाज्मिक डीएनए को एक्वस लेयर में कलेक्ट कर सकें। ओके, सो इसके आगे का स्टेप वही कॉमन स्टेप्स हो गए जो कि हम जीनोमिक डीएनए में भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, पीसीआई का ट्रीटमेंट देंगे। ओके, दैट इज फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल। इसके बाद जो भी मैं बता रहा हूं, ये अगर आपको डिटेल में जानना तो आप प्रीवियस लेक्चर और भी देख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूं कि इनका क्या फंक्शन है। तो जब हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल का ट्रीटमेंट देते हैं इस पर्टिकुलर ट्यूब में, तो अब क्या होगा, जो बाकी लिपिड इंप्योरिटीज हैं या डेब्रीज, अगर कुछ रिमेनिंग डेब्रीज हैं या जो भी सॉल्यूबल प्रोटीन्स वगैरह हैं जो यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं हुई होंगी, जो लिपिड वगैरह है, वो सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। ओके, और उसके रिमूवल के बाद ये हमने ट्रीटमेंट क्यों दिया, हम यहाँ पे भी ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट हमने दिया रिमूवल ऑफ लिपिड एंड अदर सॉल्यूबल इंप्योरिटीज। ओके, ताकि हम उनको हटा सकें, अदर सॉल्यूबल इंप्योरिटीज। ओके, एंड देन हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म का जब ट्रीटमेंट दे दिए, अब हमारे पास जो ट्यूब आया है, ये एक्वस लेयर जो हमने कलेक्ट किया, एक्वस लेयर विथ प्लाज्मिक डीएनए, इसमें प्लाज्मिक डीएनए प्रेजेंट होगा। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डीएनए का प्रेसिपिटेशन परफॉर्म करते हैं। डीएनए प्रेसिपिटेशन, जिसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आइसोप्रोपेनॉल। ओके, आइसोप्रोपेनॉल का इस्तेमाल करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं इंक्यूबेशन के लिए। एंड इसके बाद आपको प्लाज्मिक डीएनए इन द फॉर्म ऑफ पैलेट मिल जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए पैलेट। ओके, प्रेसिपिटेशन किया, उसके बाद हम इंक्यूबेशन करेंगे। ओके, इंक्यूबेशन के बाद हम यहाँ पे फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मिड सोल्यूबल है
ठीक अल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूज की मदद से वो आराम से नीचे सेटल हो जाएगा और हम पूरा अल्कोहल एंड लिक्विड पोर्शन रिमूव कर सकते हैं। फिर इस पेलेट को आप स्टोर करने के लिए वही चीज जो भी पहले भी मैंने बता रखी है कि आप टीई बफर का इस्तेमाल कर लीजिए, ओके, न्यूक्लियस फ्री वाटर ले लीजिए, डीईपीसी वाटर या ऑटोक्लेव्ड डिस्टिल्ड वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। फिर अगर आपको कंफर्म करना है कि प्लाज्मिड डीएनए आया या नहीं आया तो किस टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है और एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने सैंपल को एनालाइज कर पाएंगे कि आपने सक्सेसफुली डीएनए आइसोलेट कर लिया या नहीं, प्लाज्मिड डीएनए। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ओके। जीनोमिक डीएनए कैसा दिखता है ये तो आपने देख रखा है, एक वीडियो मैंने उस पर बना रखी कि जीनोमिक डीएनए अपीयर कैसे करता है, ओके। प्लाज्मिड डीएनए जेल के ऊपर कैसा अपीयर करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके, जिसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए का इंटरप्रिटेशन कैसे कर सके, मतलब हम कैसे श्योर होंगे कि अगर मैंने अल्कलाइन लिसिस मेथड को मैनुअली परफॉर्म किया है और मेरा जो लास्ट में सैंपल आया इसको मैंने एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चेक किया, ओके। ये सैंपल जो हमने तैयार किया इसको हम कहाँ ले जाएंगे, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, किस लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो हम श्योर कैसे होंगे कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो हमें दिख रहा है, जो बैंड्स हमें दिख रहे हैं वो एक्चुअली में प्लाज्मिड डीएनए ही है, ओके। तो वो श्योरिटी करने के लिए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज क्लियर कर एक इमेज शो करके इमेज के थ्रू आपको शो करूंगा कि वो अपीयरेंस आती कैसे है, मतलब क्या चीज एक्चुअली में दिखाई देता है हमें और उसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों प्लाज्मिड डीएनए में ऐसी अपीयरेंस आती है, ओके। इस वीडियो में मेन फोकस इसी चीज पे था कि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आए कि इस टेक्निक का नाम क्यों है अल्कलाइन लिसिस मेथड और इसमें यूज होने वाले कंपोनेंट एक्चुअली में कैसे रोल प्ले करते हैं कि आपका जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड डीएनए से अलग हो जाए, जबकि एक्चुअली में दोनों को देखा जाए तो दोनों एक ही मटेरियल से प्रिपेयर हुए हैं, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं, ओके। और कॉमन चीज क्या है, दोनों ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। फिर भी हम उन्हें अलग सेपरेट आउट कर पाते हैं और सिर्फ प्लाज्मिड को ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। अगर ये प्रिंसिपल आपको समझ आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको और भी ऐसे इंफॉर्मेशन जाननी है। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक का सजेशन होगा तो आप प्लीज़ वो कन्वे कीजिएगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो भी आप तक ईजी फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।